दोस्तों कैसा लगेगा अगर मैं आपसे बोलूं कि विश्व का 8वां सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करने वाला देश पाकिस्तान आज के टाइम पे अपने नागरिकों को 2 वक्त की रोटी देने में भी असमर्थ है। हालात यहाँ तक बिगड़ गए हैं कि अब एक बोरे आटे के लिए पाकिस्तान के लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे एक खबर आई कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति जिनका नाम हरसिंह कोहली था और वे 6 बच्चों के पिता थे, उन्होंने एक बोरे आटे के जिद्दोजहद में भीड़ के नीचे कुचले जाने के कारण अपनी जान गंवा दी। दोस्तों अगर ऐसे ही हालात पाकिस्तान में कुछ हफ्ते और चले तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश पाकिस्तान अपने नागरिकों को खाने के सामान के साथ साथ दवाइयाँ, बिजली और पेट्रोल जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी नहीं दे पाएगा। पाकिस्तान की हालत कितनी बद से बदतर हो चुकी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास अभी केवल 3.1 बिलियन US डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स बचे हुए हैं और अगले 12 महीने में पाकिस्तान को 22 बिलियन US डॉलर का कर्ज किसी भी हालत में चुकाना है अपने इकोनॉमी को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। अब इतने कम फॉरेन रिजर्व्स और पहाड़ जैसे कर्ज के साथ पाकिस्तान बाहरी देशों से किसी भी प्रकार का आयात करने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के अंदर महंगाई दर आसमान छूने लगा है। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 24% तक बढ़ चुका है, साथ ही $1 की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। दोस्तों किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 बेसिक नेसेसिटीज़ होती है: फूड, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और मेडिसिन। बात करें फूड की तो पाकिस्तान में फूड क्राइसिस अपने चरम पर है। एक बोरे आटे के लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार है। रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों की कीमत आम पाकिस्तानी के लिए सर दर्द बन चुका है। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। अब इस फूड क्राइसिस से बाहर आने के लिए पाकिस्तानी लीडर अपने आवाम को क्या नसीहतें दे रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट। बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पाकिस्तान मेजरली डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पर, परंतु पाकिस्तान के पास अब इतने फॉरेन रिजर्व्स नहीं बचे कि वे बाहरी देशों से फॉसिल फ्यूल आयात करके अपने रिक्वायरमेंट का बिजली बना सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान के बीच कुछ ही साल पहले साइन MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ईरान पाकिस्तान को 100 मेगावाट बिजली निर्यात करता था, परंतु इस इकोनॉमिकल क्राइसिस को देखते हुए ईरान ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब ईरान केवल 20 मेगावाट बिजली ही दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में अब केवल 8:30 बजे शाम तक ही मॉल, दुकान, सिनेमा थिएटर्स, मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट्स को खुले रखने की अनुमति है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब शाम के 8:30 बजे के बाद पाकिस्तान बंद। अब बात कर लेते हैं तीसरी नेसेसिटी जिस पे किसी भी देश की इकोनॉमी और महंगाई दर निर्भर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। अभी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में चल रहे फ्यूल क्राइसिस के बारे में। पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए कितनी हाहाकार मची है इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कुल 9,800 पेट्रोल पंप्स में से केवल 6,000 पेट्रोल पंप्स ही ऐसे हैं जो कि अभी ऑपरेशनल है, यानी 3,800 पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जिनके पास बेचने के लिए बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं बचा है। जब मैंने इसकी वजह खोजने के लिए थोड़ा रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि पाकिस्तानी ऑयल कंपनीज को लेटर ऑफ क्रेडिट यानी लोन नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण वे बाहरी देशों से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ पेट्रोल पंप ऑनर्स जमाखोरी भी कर रहे हैं, यानी जब पेट्रोल का दाम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तब वे पेट्रोल को बेचेंगे। इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप अभी सूरत हाल कुछ यूँ है कि लाहौर और कराची जैसे बड़े बड़े शहरों में पेट्रोल लेने के लिए उतनी ही बड़ी लाइन लग रही है जितनी बड़ी लाइन हमारे यहाँ जियो का फ्री सिम कार्ड लेने के लिए लगा करता था। बात करें मेडिसिन की तो मेडिसिन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड है। मेडिसिन की ज़रूरत बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को होती है, परंतु इस बढ़ते महंगाई और इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी के कारण पाकिस्तान के फार्मा कंपनीज ने तो सीधा सीधा चेतावनी दे दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर दवाइयों की कीमत में इजाफा नहीं किया गया तो हम सप्लाईज रोक देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान के लोगों के पास बेसिक मेडिसिन का भी एक्सेस नहीं रहेगा।
दोस्तों, बढ़ती महंगाई दर, बेरोजगारी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और बेसिक नेसेसिटीज़ की कमी ये परफेक्ट रेसिपी है किसी भी देश के बर्बादी के लिए। आम पाकिस्तानी आवाम अब सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आए दिन तालिबानी आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान की पुलिस फोर्स पर अटैक किया जा रहा है। इन सभी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान अब अपने आखिरी सांस ले रहा है। परंतु मजे की बात तो ये है दोस्तों कि ऐसा हमेशा से नहीं था। बात करें लेट 80s की तो पाकिस्तानी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा पाकिस्तान आज के टाइम पर धूल चाट रहा है। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसके कई रीजंस है, पर इसको मैंने 4 सिंपल स्टेप में डिवाइड करके इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला रीज़न है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आपको जान के हैरानी होगा दोस्तों कि पाकिस्तान के कुल जीडीपी का 79% हिस्सा लोन है। पाकिस्तान का कुल जीडीपी अभी के टाइम पे लगभग 376 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज 274 बिलियन यूएस डॉलर का है और यह कर्ज साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट तो केवल 30 बिलियन यूएस डॉलर का करता है, परंतु इसके एवज में इंपोर्ट 90 बिलियन यूएस डॉलर का करता है, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आपको जान के हैरानी होगा दोस्तों कि पाकिस्तान आज जिस पहाड़ जैसे कर्ज के नीचे दबा हुआ है, उसकी शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद से ही हो गई थी। आज़ादी के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जय वीरू वाली दोस्ती हो गई थी। 1954 में जब यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, उस समय अमेरिका ने एशिया में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखने के लिए पाकिस्तान को 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया था। इसके बाद तो पाकिस्तान को जैसे लोन लेने का नशा सा हो गया। इसी नशे के परिणाम स्वरूप 2011 तक पाकिस्तान अमेरिका से 67 बिलियन यूएस डॉलर का लोन ले चुका था। अमेरिका के अलावा सऊदी अरेबिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और चाइना से भी पाकिस्तान काफ़ी सारा लोन ले चुका था। इसी लोन लेने की आदत ने पाकिस्तान को आज डिफ़ॉल्ट होने के कगार पर पहुंचा दिया है। दूसरा सबसे मेजर रीज़न है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री उतनी ही कंफ्यूजिंग है जितना लाइगर मूवी में अनन्या पांडे का रोल। पिछले 75 सालों में 29 प्राइम मिनिस्टर्स बदले गए हैं और मज़े की बात तो ये है कि इनमें से किसी ने भी अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। अब इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण जब भी कोई नया गवर्नमेंट पाकिस्तान में इलेक्ट होकर आता था, वो पिछले गवर्नमेंट से अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए और पिछले गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए गए लोन्स को चुकाने के लिए और भी ज़्यादा लोन लेने लगते थे और यह साइकिल आज़ादी के बाद से अब तक कंटिन्यू चलता ही आ रहा है। आज तक पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्ट होकर आए हैं, उन सभी ने अपने पार्टी फंड को बड़ा बनाने के लिए कई बार IMF से लोन उठाया, जिसमें से जुल्फिकर अली भुट्टो ने 3 बार, जियाउल हक ने 2 बार, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने 8 बार और मुशर्रफ के अंडर लगातार 2 बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तानी मुस्लिम लीग ने भी IMF से बहुत सारा लोन उठाया है, यह कहकर कि हम टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करेंगे, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आज के टाइम पे पाकिस्तानी पीपल पार्टी 44% IMF के लोन होल्डर है, वहीं दूसरी तरफ नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग 35% लोन होल्डर है। बाकी का 21% लोन पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स द्वारा लिया गया है। अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस तक पहुंचाने में पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और मिलिट्री डिक्टेटर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तीसरा सबसे मेजर रीज़न है करप्शन। बात पाकिस्तान की हो रही हो और करप्शन पर चर्चा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि पाकिस्तान में टोटल इलेक्टेड 29 प्राइम मिनिस्टर्स में से 18 प्राइम मिनिस्टर्स को अपने पावर से हटाया गया है, जिसमें से मैक्सिमम ऑफ टाइम मिलिट्री ने तख्ता पलट कर पाकिस्तान पर एज ए डिक्टेटर रूल किया है। और करप्शन के मामले में तो पाकिस्तानी आर्मी डिक्टेटर्स ने आम आदमी पार्टी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले कुछ ही सालों में जहां पाकिस्तान के आवाम की हालत बद से बदतर होते जा रही है, महंगाई और बेरोजगारी दर आसमान छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स और इवन उनके फैमिली मेम्बर्स भी बिलियनर बनते जा रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। पाकिस्तान की एक डिफेंस एनालिस्ट आयशा सिद्दीकी अपनी किताब इनसाइड पाकिस्तानी मिलिट्री इकोनॉमी में बताती है कि पाकिस्तानी आर्मी देश की 12% ज़मीन ओन करती है
और इसमें से 2/3 पाकिस्तान के जनरल्स और ब्रिगेडियर्स के हाथ में है। अभी पिछले साल ही पाकिस्तानी आर्मी ने 8000 एकड़ ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर अपने अय्याशी के लिए उस पर एक आलीशान गोल्फ कोर्स बनवा लिया है। जहां एक तरफ पाकिस्तान की आम जनता खाने को तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी अपने लिए गोल्फ कोर्स बनवा रहे हैं। वाह, पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक जोरदार ताली तो बनता है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की आम आवाम को ये सब बात नहीं पता? भाई ये पब्लिक है, सब जानती है, परंतु सब कुछ जानने के बावजूद भी पाकिस्तान की जनता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री डिफेंस के साथ साथ 50 से भी ज़्यादा कमर्शियल एंटिटीज़ में इन्वॉल्व है। जी हाँ, पावर प्लांट से लेकर हॉस्पिटल्स तक सभी पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में हैं। और यही एकमात्र वजह है जहां पाकिस्तान की आम आवाम भिखारी बनते जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी डिफेंस ऑफिशियल्स और इवन उनके फैमिली मेंबर्स भी बिलियनियर बनते जा रहे हैं। परंतु करप्शन के लिए केवल पाकिस्तानी आर्मी को कोसना गलत होगा। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने भी जमकर लूटा है पाकिस्तान को। आज तक पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्ट होकर आए हैं, उनमें से किसी ने भी पाकिस्तान की तरक्की का नहीं सोचा। बात करें फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, तो बेनजीर भुट्टो ने अपने हस्बैंड आसिफ अली जरदारी को इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बना दिया और धीरे धीरे जरदारी पावर प्लांट प्रोजेक्ट से लेकर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट तक अपना फ़ायदा देखने लगा। और देखते ही देखते ये दोनों मियाँ बीवी 110 एकड़ में फैले 50 मिलियन US के घर में रहने लगा। साथ ही विदेशों में भी काफ़ी महंगी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों से खरीदने लगे। दोस्तों, जिन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने और पाकिस्तान की तरक्की में किया जाना था, उन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस और मिलिट्री डिक्टेटर्स ने अपने अय्याशी के लिए यूज़ किया। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट होने के कगार तक पहुंच गया है। चौथा सबसे मेजर रीज़न है नेचुरल डिज़ास्टर। पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को 26 अगस्त 2022 में आए बाढ़ ने पूरी तरह से डुबो दिया। इस बाढ़ में 1700 से भी ज़्यादा पाकिस्तानियों की जान चली गई। साथ ही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को 30 बिलियन US से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। इन सभी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अब इन परिस्थितियों में पाकिस्तान और कितने दिन सरवाइव कर पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।